खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। नाज़रीन, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया और साबिक ईरानी एक वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि अमेरिका इसका ज़िम्मेदार है। क्या इजराइल भी इसका ज़िम्मेदार हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग्स आजकल बड़ी इंडिया भी कर रहा है और इससे पहले जनरल सुलेमानी जो है उन पर भी अटैक हुआ। इस पे हवाले से बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब किससे एहतसाब चाहते हैं? खुद ही पावर में हैं और ख़ुद ही जो है अपोजिशन भी खेल रहे हैं। इस पर बात करेंगे। सियासी कैदियों की रिहाई क्या मुमकिन है? एक बार फिर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं मखसूस लोगों की कि इन सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। और सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए क्या बड़ा ख़तरा है और सोलर जो है वो IPPs इसे अपने लिए ख़तरा समझते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तजिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब, ये अब इस तरह से मुझे लगता है कि जो उनको खिफ़त हुई थी, ईरान ने जो अटैक किया था अपने कौंसल खाने पे अटैक के जवाब में, तो ये एक तरह से क्या इसका शाखसाना हो सकता है और इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है? ये जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को मुबैना तौर पर हादसा पेश आया है। जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये। इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि प्योरली टेक्निकल है कि शायद हेलीकॉप्टर में वो खराबी थी, मसाइल थे, वेदर का मसला था, उस वजह से हादसा हुआ है, वो भी पता चल जाएगा। दूसरा यह है कि अंदरूनी पॉलिटिक्स में भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुखालिफिन किसी हद तक चले जाते हैं और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं उसमें देखिए, ईरान ने कुछ अर्सा पहले से काफ़ी एक दो चीज़ें की हैं जिससे उनको नुकसान ही पहुँचा है। नंबर एक तो उन्होंने भारत को अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा जगह दे दी है और भारत कभी दोस्त हुआ नहीं किसी का। कतर में देखा आपने, उनके 9 बंदे पकड़े गए जो वहाँ पे उनके लिए जासूसी कर रहे थे दूसरों के लिए, और वो भी भारतीय थे। और कतर में काफ़ी इन्फ्लुएंस है भारत का, मैं चुके रहा हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे अंदाज़ा है क्या हाल है इसके। फिर आपने देखा कि इन्होंने, भारत ने कोशिश की कि अमेरिका के अंदर भी टारगेट किलिंग करे, कनाडा में कामयाब हुए। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2-2.5 साल में तकरीबन 20 से ज़्यादा वो लोग शहीद किए जा चुके हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से जो मकबूजा कश्मीर की जंग आज़ादी है 80 की दिहाई में, उसके साथ जुड़ता है। अमेरिका भी इस सिलसिले में बदनाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका एक तरीक़ाकार है कि जब वो किसी को पसंद नहीं करते या उनके मामलात में कोई रुकावट बनता है तो उसको हटा देते हैं रास्ते से मुख्तलिफ तरीक़ों से। ज़िया-उल हक़ का हादसा आपके सामने है, आज तक उसका कोई सामने इसलिए नहीं आ सका कि खुद उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, यहाँ पे वाकई किसी न किसी ने कोई काम किया था। और उस वक्त ज़िया-उल हक़ से सबसे ज़्यादा तंग तो अमेरिकन ही थे। और इजराइल फिर आप जानते हैं कि, और सारी दुनिया जानती है, टारगेट किलिंग में एक्सपर्ट है, तो इन तीनों की प्रेजेंस है कहीं ना कहीं तरीके से। अब ये जो जिस आप इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह है कि इजराइल को ये खिफ़त उठानी पड़ी है। और चूँकि रईसी साहब की सरबराही में ये सब कुछ काम हुआ था, तो इसको ना तो अमेरिका को पसंद है इस चीज़ को, वो भी इस चीज़ को चाहते हैं कि उसका कुछ ना कुछ बदला लिया जाए, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ टेक पे लगा हुआ इजराइल को, उनसे वापसी। अच्छा जनरल साहब, आप इसको रूल आउट नहीं कर रहे कि ये इजराइल या अमेरिका की तरफ से, जिस तरह हम माजी में देखते रहे, जिस तरह आपने जनरल ज़िया-उल हक़ की बात की और उनकी तो इंक्वायरी को हशप करवा दिया गया था। मैंने खुद ज़िया-उल हक़ साहब से बात की, ही वॉज हिमसेल्फ, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड पे बताया कि वॉज थ्रेटेंड नॉट टू टॉक अबाउट एंड आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो क्या ये उस तरह का भी मामला हो सकता है? ऐसे हम रूल आउट नहीं कर सकते? जी नहीं, रूल आउट नहीं कर सकते, आप रूल आउट नहीं कर सकते बिल्कुल। और अच्छा, जो मेरे क्या कैपेबिलिटी ईरान, जाहिर है कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ईरान रिटेलिएट भी कर सकता है, तो वैसे तो नेतान्याहू साहब ही इज़ अवेटिंग हिज अरेस्ट व्हेन ही इज़ आउट ऑफ हिज ऑफिस, क्योंकि वहाँ वो अपनी पुलिस को भी मतलूब हैं। तो क्या इस तरह का ये एस्केलेट कर सकता है? ये जो अगर ऐसी तफसील आती है कि ये बाहर से हमला हुआ है? जी, रिटेलिएट करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। वो हो सकता है उनकी इजराइल की किसी सियासी शख्सियत को टारगेट ना करें, किसी और तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन मकसद यही होगा अगर आप हमारे साथ इस किस्म का काम करेंगे तो फिर हम भी इसका जवाब देंगे, और उसका जवाब शायद इससे ज़्यादा सख्त हो जो एक्सपेक्टेड आमतौर पर हुआ करता है। क्योंकि ईरान इस वक्त बड़ी एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ उसके पास खुद अगर ना भी जाए तो उनके पास हिज़्बुल्लाह की
एक स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद है। हमास खुद बड़ा एक्टिव है, फिर यहाँ से हुतीज़ ने काफ़ी नाक में दम कर रखा है अमेरिकनों का और दूसरों का। तो ईरान के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन नुकसान होगा खित्ते को भी और दुनिया को भी इसका। अच्छा जल साहब, ये फरमाइए कि जो ईरान है उसकी जो मिलिट्री पावर है, क्या उसमें क्वाइट रिसेंटली कोई उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है ख़तरे में है और हर तरफ से घिरे हुए थे वो, तो उनकी माइट को आप कैसे देखते हैं एज़ कम्पेयर टू इजराइल? देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्योर मिलिट्री अगर स्ट्रेंथ का मुकाबला करें, नंबर्स ऑफ वेपन सिस्टम का मुकाबला करें, तो ईरान को सिक्योरिटी हासिल है। और लेकिन चूंकि इजराइल इसमें काफ़ी अरसे से है और वो हालत जंग में ही रहते हैं, और अब उन्होंने हमास से लड़के एक तजुर्बा भी हासिल कर लिया है, तो इजराइल को एक वो एज हासिल है। दूसरा, जो इजराइल को सपोर्ट है मगरबी दुनिया की टोटल, वो एक इजराइल के पास एज है। और ईरान इस लिहाज से ईरान कमज़ोरी में पड़ता है, वरना ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो यहीं से इजराइल को टारगेट कर सके। और ईरान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस्ड है इनके पास, रूस ने भी इनसे ख़रीदी है, यूक्रेन में इस्तेमाल हुई है वो। तो वो ईरान के पास हथियार भी हैं, ईरान के पास ये ताकत भी है। और लैंड बैटल का तो चूँकि आपस में बहुत डिस्टेंस बहुत है, तो बज़ाहिर तो कोई चांस नज़र नहीं आता, लेकिन थ्रू प्रॉक्सीज काम हो सकता है। और ईरान इस लिहाज से उसमें फील्ड में ईरान बहुत आगे है। अच्छा जल साहब, ये फरमाइए कि ज़ाहिर है उनके दरमियान फासला तो बहुत ज़्यादा है। ये जो लास्ट टाइम अटैक किया था ईरान ने, और उसमें कोई वल्नरेबल लगा हमें किसी हद तक, हालांकि वो एक सिंबॉलिक था और वो एक कोई इशारा था कि भाई हम सिर्फ क्या अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो वो जो क्या कहते हैं एयर ड्रोम, या जो एक उनका उन्होंने वो एक दिफाई निज़ाम अमेरिका से ले रखा है, वो कितना इफेक्टिव है अगेंस्ट ईरानियन मिज़ल्स? जी, आयरन डोम की आप बात कर रहे हैं, और ये आयरन डोम पेनिट्रेट हुआ है इस दफ़ा, और जो नुकसान हुआ है वो ज़्यादा जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन नुकसान भी हुआ है इजराइल का इसमें। तो दुनिया में देखिए काजी साहब, आज तक कोई ऐसा हथियार ईजाद नहीं हुआ, ऐसा सिस्टम ईजाद नहीं हुआ जिसको डिफीट ना किया जा सके। और इसको डिफीट करने के भी बहुत से तरीक़ों में से ईरान ने तरीके आजमा लिए हैं। ये नवे आप कह लीजिए कि एक अगर टेस्टर था उसके लिए कि भाई हम ईरान जो आयरन डोम है इसको हम कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो उन्होंने वो तजुर्बा भी हासिल कर लिया है। क्योंकि हर सिस्टम की कोई लिमिटेशंस भी होती हैं। उस सिस्टम की लिमिटेशंस जो हैं वो जो होर्ड्स में जो अभी इन मास ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसको शायद कोई कवर ना कर सके। क्योंकि जब ड्रोन्स आएंगे, एक तो बड़े टारगेट नहीं है, बेसाफ ड्रोन आएंगे, कितनों को मार गिराएंगे वो। अच्छा जल साहब, ये बता रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराना था, 45 साल पुराना, तो क्या ये इतनी देर सर्विस में रहते हैं इस तरह के हेलीकॉप्टर्स? ये आमतौर पर नहीं रहते, और ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ है हर मशीन की, वो पूरी हो जाए तो फिर उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है। लेकिन ईरान ने इसको चूंकि रेनोवेट करके और प्रेसिडेंट के लिए जा रहा था, तो ये हेलीकॉप्टर, मुझे ये नहीं शक पड़ता कि इसमें कि भाई हेलीकॉप्टर में कोई इस किस्म की ख़राबी होगी जिससे हेलीकॉप्टर सडनली क्रैश कर गया हो। वो मशीन फेल हो तो किसी वक्त किसी जगह भी हो सकता है, नई मशीनें भी फेल हो जाती हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस लेवल की होगी जहाँ पे वो अपने प्रेसिडेंट के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिस्क ले सकते हैं इसका। अच्छा जल साहब, ये फरमाइए कि अगर हम इफ़ वी सब्सक्राइब टू दिस थ्योरी के इट वाज अ टारगेट किलिंग, तो क्या इस्तेमाल हुआ होगा, कहाँ से ये टारगेट, क्योंकि अज़रबैजान से ये आ रहे थे एक किसी इफ्तिताह करके, तो ये क्या यानी मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अभी तो इस पर तफ्तीश नहीं हुई, मिज़ल हो सकता है ये यानी अगर हिट किया गया है तो ये कैसे हिट किया गया होगा? देखिए, आजकल तो आसान तरीन तरीका है ना, आपके पास जो ड्रोन सिस्टम आए हुए हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकायदा टारगेट कर सकते हैं उनसे, मिसाइल टारगेट कर सकते हैं उनसे, तो पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। लेकिन मेन जो कंसंट्रेशन है, या तो वो मशीन फेल हुई है या फिर मशीन को फेल किया गया है। फेल करने के लिए मशीन को खुद मतलब उसमें खराबी की जा सकती है, उसको ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया जा सकता है, उसको मिसाइल के जरिए टारगेट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एरिया भी ऐसा है जहाँ पर
ये लोग छुप के ये कार्रवाई कर सकते हैं, इस किस्म के लोग। जनरल साहब, एक अजीब सी, अभी यूक्रेन देख लें, दुनिया एक लो इंटेंसिटी वार की तरफ, क्या ये सारा बट ज़ाहिर है ऑल आउट वार हो नहीं सकती, एटॉमिक वेपन इस्तेमाल हो नहीं सकते, तो ये प्रॉक्सी जो है, ये प्रॉक्सी वार्स का एज कह सकते हैं हम इसको? जी, एज तो है ये इस वक्त के स्टैंड ऑफ वॉर जिस कहें आप, अंदरूनी तौर पर मुल्क के अंदर को कमज़ोर किया जाए, उसके अंदर से लोग तैयार किया जाए और आपके बॉर्डर पर ऐसे कंट्रीज हों जिनसे लोग इस किस्म काम करने को तैयार हों, क्योंकि रिमेनिंग अंडर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हर वो चीज़ अभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, चाहे इकॉनमी ले लीजिए, चाहे कुछ। अब देखिए, बहुत अरसा से अमरीकन अपने एक रेडियो के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज किया जाए। पिछले साल काफ़ी वहाँ पे एहतजाज वगैरह भी हुए। तो एज वेपन्स जो है ना वॉर के टाइम वो बदल गया हुआ है अभी। सर, बूट ऑन ग्राउंड ऑब्वियसली उनके बगैर तो काम चल नहीं सकता। आपने देख लिया कि सुपर पावर 20 साल तक अफगानिस्तान में कोशिश करती रही और वो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो अब टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू स्टे और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में वॉरफेयर के लिए जो इजाज़ात हो रही हैं, दे हैव कम टू स्टे, दे विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं बूट ऑन ग्राउंड ही काम करेंगे अगर आपने किसी मुल्क के ऊपर जाके कब्जा करना है। और उसके साथ जो हम हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं, 6th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, तो वो मुल्क को अंदर से खोखला किया जाए, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, और जिस और तरीके से हो सकता है वो सजाद मुल्क के अंदर कराए जाएँ। तो वो जंग का तो अभी नक्शा तब्दील हो चुका हुआ है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जब आप देखते हैं, आपने यूक्रेन का कहा, आप गजा को देख लीजिए, आप कश्मीर को देख लीजिए, अब भारत के अंदर जो हो रहा है वो देख लीजिए। इन ए वे तो वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, और वो वॉर हम शायद महसूस नहीं कर रहे कि हम यूसी वोलेटाइल खत्ते में रह रहे हैं। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। ये गोया जिस तरह वो एक किताब भी थी, परपेचुअल वॉर फॉर परपेचुअल पीस। बहुत शुक्रिया, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ थे और बड़ी सराहत और बड़ी उन्होंने बड़ी आसान ज़बान में बड़ी मुश्किल बातें आज की दुनिया को की तशरीह के हवाले से हमसे की और ईरान के हवाले से भी हमें बताया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसकी फॉल आउट क्या हो सकती है। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और बहुत सी खबरें हैं। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए फिर से जो है मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो आवाज़ दे रहे हैं। वो ये क्या मामला है, नवाज़ शरीफ किसका एहतसाब चाहते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर है हमारे साथ हैं, और मियाँ शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद GNN के। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मैं आपसे बात शुरू करता हूँ मियाँ शाहिद साहब, ये डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, और फिर बाद में आते हैं ये लाहौर में भी बिल पेश हो रहा है, तो अब ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है या इसकी जद में कौन कौन आएगा? देखिए काजी साहब, जब PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त ई सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया था। और एक आपको याद होगा कि FIA में एक साइबर क्राइम विंग होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इस वक्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक तो बना दी गई है, और वो एक एजेंसी है जो FIA के पैरेलल काम करेगी, यानी FIA का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो एक ऐसी एजेंसी होगी जो साइबर क्राइम्स पे काम करेगी, जितने भी साइबर लॉज हैं उस पर उसको जो है वो लागू होंगे, और मज़ीद जो लॉज हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो भी कायम कर दी गई है, जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगी। जो सोशल मीडिया पे मवाद जो है वो नशर होता है, हुकूमत ये समझती है कि वो मवाद आज़ादी राय से बाहर आता है, वो आज़ादी राय में नहीं आता, वो हद के इज़्ज़त में आता है, वो जो है वो इनसे ऊपर का जो है वो मामलात हैं, इसलिए उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। हालांकि इस हवाले से किसी से कोई मशावरत नहीं की गई। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या इसमें कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है? स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। अच्छा मियां साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, किया जाएगा। मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब असम्बली में भी एक बिल लाया जा रहा है और आज वहाँ पे साफ़ी भी मौजूद थे। ये एक बिल क्या है और इसमें क्या क्या सज़ाएँ और काबिल गिरफ्त कौन से जुर्म होंगे? देखिए काजी साहब, जो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली जो बात है
कि ये जो पंजाब असम्बली में आज बिल लाया गया, आज मछली मंडी का बाजार जो था ना वो पंजाब असम्बली पेश कर रही थी। मतलब अपोजिशन जिस तरह हंगामा रही मैंने देखी है, कम ही जगहों पे पहले भी देखी, आज भी वैसी ही थी। अब बात ये है कि ये जो कानून आ रहा है ये पंजाब असम्बली में पेश हो रहा है, ये KPK में कल को कोई दूसरा कानून पेश हो जाएगा इसी तरह का। ये वफाक का मसला है, पंजाब का मसला ही नहीं। पहली बुनियादी बात तो एक ये कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, जैसे हमारे काबिल एहतराम ये शायद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब उस पर जो है वो मादर पिदर जो आज़ादी है उस पर लागू होना चाहिए। यहाँ तक मैं इनकी बात से मैं एग्री हूँ कि हमें मादर पिदर आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन कानून लाने का कोई तरीका कार होता है। जिस तरह कानून लाया जा रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। किसी समीउल्लाह कलीमुल्लाह, हम गए स्पीकर पंजाब असम्बली के पास, वो कहते हैं अज़मा बुखारी के पास चला जाए। अज़मा बुखारी कहती है मैं मरियम नवाज साहबा से पूछूंगी फिर फैसला होगा। और भाई आप स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेना आपके फ़राइज़ में शामिल है, आपको पूछना पड़ेगा। पहले से कानून मौजूद नहीं है, यही कानून तो पहले से मौजूद है। आप कोई नया कानून लाना चाहते हैं तो आप स्टेक होल्डर को इत्मीनान में ले। आपने आराम से कह दिया जी 180 दिनों में फैसला किया जाएगा, आपने आराम से कह दिया जज को सिर्फ दो केस एक दिन में सुनने दीजिए। 30 लाख रुपया हर्जाना होगा, और 30 लाख रुपया तो हमारी साल की तनख्वाह नहीं है, हम कहां से दे देंगे काजी साहब। पंजाब असम्बली में एक खातून ने एक शख्स को अगर खुदा न खासा थप्पड़ मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने आकर आपके प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक कर दी। कल को आप मुझे कहेंगे साबित करके दे वरना 30 लाख रुपए दे। काजी साहब मैं कहां से प्रूफ लेके आऊं। यहां पर पंजाब असम्बली में मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, कहां गए सेक्टर इंफॉर्मेशन, DGPR, कोई सहाफियों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये किसानों वाला हाल हो रहा है सहाफियों का। अब सहाफी आने लगे हैं सड़क। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि आज जिस मीटिंग में मैं शामिल था उसमें CPNS थी, APNS थी, प्रेस क्लब था, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी। यही कहा है कि अगर कोई नहीं सुनता तो दरिया बचाओ। और हमारी औकात क्या है, हम नारेबाजी कर सकते हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जनाब कशकोल लेके ही आगे आएंगे ना। और क्या फरमा रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं भट्ट साहब कि ये इस तरीके से जो है वो जाहिर है हम गलत खबर तो खुद ही अपना। मियाँ साहब एक तो ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब क्यों अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं और किससे एहतसाब चाहते हैं, जबकि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बार बार सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, उनका एक ख़ास पस मंज़र है। तो ये अमेरिका से फ़ोन की भी बात उन्होंने एक दिन की थी, तो ये इसका क्या पस मंज़र है मियाँ साहब? काजी साहब देखिए, नवाज शरीफ की जो बात है वो तो मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिसी है। एक भाई जो है वो हार्ड लाइन लेगा, दूसरा भाई जो है वो सुलह सफाई की बात करेगा, ये तो वो पॉलिसी है। क्योंकि नवाज शरीफ जो है अब पंजाब में एक तरफ पूरे कवानीन जो है नाफिज किए जा रहे हैं और पंजाब मिसाल बन रहा है पूरे मुल्क के लिए कि हम कवानीन जो है वो नाफिज करेंगे, बाकी मुल्क जो है वो इसकी मिसाल बनेगा ताकि वो उसमें भी नाफिज हो जाएं। एक तो लीड ले रहे हैं इस तरफ, दूसरा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में आप देखें कि वही नवाज शरीफ है जिनकी जब ये खुद कहा करते थे कि हमारी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, हमारी जो है आवाज़ दबाई जाती है, हम पर कदगन लगाई जाती है, अब खुद कदगन जो है वो लगाने में पहल कर रहे हैं। इसलिए ये तो वो पॉलिसी है जो कि शुरू से इनकी रही है। इसमें नवाज शरीफ को दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अगर मैं ये लाइन नहीं लूँगा तो वो काम जो पहले पॉपुलराइजेशन का हो चुका है, कोई पॉपुलर हो चुका है, उसको कैसे कट करेंगे। अगर वो दोबारा उस मामले में आ गया और वहाँ सिचुएशन बन गई तो फिर तो कीती कराई खूह में पड़ गई। तो इसलिए वो साथ साथ जो है वो हार्ड लाइन और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है ये बार बार सियासी कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं और ये ख़ास इंटेलेक्चुअल और उनका सियासी पस मंज़र भी है, हम सब जानते हैं। तो ये बात वो ज़ाती तौर पर कर रहे हैं या कोई अहम हल्के भी इस अंदाज में सोच रहे हैं? काजी साहब देखिए, इस अंदाज में तो बहुत कुछ सोचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ये खबर भी है कि सोचा जा रहा है क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है और सोचें जो हैं वो जाहिर है इसमें बहुत सी सोचें ऐड भी हो जाती हैं, सोच में तब्दीली आ रही है, ये तो पक्की बात है। जो जहाँ तक मुशाहिद हुसैन सैयद की बात है, आपको याद है कि मुशर्रफ दौर में भी मुशाहिद हुसैन सैयद ही थे जो कह रहे थे उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत में होते हुए कि बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए।
और वो मुशाहिद हुसैन सैयद ही थे जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी वो कहते थे कि सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। अब चूँकि मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो अमलन मुस्लिम लीग नून में नहीं हैं और उनको मुस्लिम लीग नून वाले उस तरह जो है वो नहीं करते, ओन भी नहीं करते, इसलिए वो बात जो है वो हर दौर में वो ठीक करते हैं और वो बात करते हैं कोई सिचुएशन देख कर, वो वैसे बात नहीं करते, बड़े सियाने सियासतदान हैं, इसलिए वो सिचुएशन को देख रहे हैं, वो हालात को देख रहे हैं, वो हालात के रुख को भी देख रहे हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। और बात जो है वो मेरी खबर ये है कि तकरीबन शुरू हो चुकी है और बात जो है वो डायलॉग होना है और डायलॉग का आगाज तकरीबन हो चुका है किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी सूरत में। गोया ये बर्फ आप समझते हैं कि ये पिघलनी शुरू होगी, गोया ये यानी अहम हलकों की भी एक राय है। बट साहब मैं आपसे साहब मैं इसी टॉपिक पर अगर आप इजाजत दें तो दो फिक्रे कहना चाहूंगा। जो आपने अभी फरमाया मियां शाहिद साहब को, मेरा ख्याल में मुशाहिद हुसैन साहब की ये जाती राय है। हमारे साफियों का ये बड़ा मसला हो गया कि हम जो बात हमें समझ नहीं आ रही होती, कादी साहब हम आराम से कह देते हैं ये उधर से आई है, ये बड़े घर की खबर है। आज भी पंजाब असेंबली में ये बात हुई है जब साफियों का इजलास हो रहा था स्पीकर और उस्मा बुखारी के साथ, तो ये बात कही कि ये बिल बहुत तेजी से आ रहा है, ये लगता है ये उधर से आ रहा है, बड़े घर से आ रहा है। उसने कहा उस जमाने मैं हल्फन कहती हूँ ये वहां से नहीं आ रहा। चलें कोई बात नहीं है, वहां से नहीं, कुछ भी नहीं आया वहां से। लेकिन ये फरमाइए कि हल्फ तो बड़े बड़े उठाए जाते हैं, हल्फन बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन पसे मंजर में कुछ और भी चल रहा होता है। भाई हम तो हल्फ पे यकीन करने वाले मुसलमान हैं, काजी साहब के पैरोकार हैं, अगर उसने हल्फ दे दिया हमें यकीन कर लेना चाहिए। जी जी मैं बिल्कुल यहाँ इस तरह से मैं आपसे खास नहीं अच्छी बात है, हल्फ पे यकीन करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कुछ ऑडियोज सामने लेके आएंगे। ये कौन सी ऑडियोज हैं? वैसे तो अरशद मलिक साहब की वीडियो भी हमने देखी थी। देखिए काजी साहब, ये पहले भी बात आई थी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस बात को रिजेक्ट किया था कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा ही कहा है और मुतालबा किया है कि इस दफ़ा फिर जो ऑडियो है उसका बाज़ाब्ता फ्रांसिक होना चाहिए। लेकिन सवाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फ्रांसिक कराना किसने है। ये तो आ गई कि वो कहते हैं कि ये ऑडियो जो है ये जोड़ी गई है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी पॉकेट में जो है वो रियल है। अब आप याद करें लंदन में भी एक केस हुआ था जहां से पैसे अर्न हुए, वहां से फिर फ्रांसिक कराई गई। अब अगर ये ऑडियो क्लियर है और ये सच्ची है तो मैं समझता हूं इसका बाज़ाब्ता फ्रांसिक होना चाहिए। और रही बात वो जो पहले आप फरमा रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये 28 मई को खुद चेयरमैन सदर। देखें ये किससे कह रहे हैं, अगर करना है तो FIA को दे दें, फोरेंसिक ऑडिट के लिए दे दें, उनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, बजाय धमकी देने के। मियां साहब और भी कुछ बहुत हलचल है और कुछ आप बता रहे थे कि आज अटार्नी जनरल साहब कह रहे थे कि जी अदालत जो है जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो किसी इदारे के अशखास या जो अहलकार हैं उनके हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकती। ये क्या मामला था? काजी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था जो कि एक हफ्ते से ये मुहिम्मा बना हुआ है। एक शायर हैं अहमद फरहाद, वो गुमशुदा हुए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस टेकअप किया हुआ है। उनकी अहलिया जो थी उनकी दरख्वास्त पर, ईमान मज़ारी उनकी वकील हैं, उस पर वो चंद दिन से पहले पुलिस से पूछा उन्होंने कि अहमद फरहाद कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने सासदारों की तरफ रुख किया और वज़ारत दिफा से पूछा कि वो बताएं कि अहमद फरहाद कहाँ है, लेकिन वज़ारत दिफा ने भी कहा कि हमारे पास नहीं है। आज उन्होंने बड़ा ही सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हसास अदारा जो है वो लिख कर दे कि उनके पास नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लिख कर नहीं देना तो फिर मैं ऑर्डर पास करूँगा, वो ऑर्डर बड़ा सख्त होगा और उस ऑर्डर के जो है असरात होंगे। उस पर आज पुलिस ने बताया कि हमने इसका पर्चा दर्ज कर लिया है, और उस हवाले से जो है वो फिर अदालत ने कहा कि पर्चा दर्ज हो गया है, लेकिन मुझे बताया जाए कि बंदा किधर है, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल जो है वो पेश हुए। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जो केस है अहमद फरहाद का वो हब्से बेजा में रखने वाला नहीं है, वो अगवा का केस है और पर्चा दर्ज हो चुका है। और जो शहनाज केस है उसमें अदालत ये खुद तय कर चुकी है कि जब तफ्तीश का मरहला हो तो उस वक्त अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती,
हम कल अदालत की मामनत करेंगे इस हवाले से और अदालत को बताएंगे कि अदालत इसमें जो है वो मदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कह रहे हैं कि हर सूरत में बताया जाए कि अहमद फरहाद कहाँ है। अगर नहीं बताया जाता तो फिर वो एक ऑर्डर पास करेंगे। वजारत दिफा के सेक्रेटरी को कल उन्होंने बुला लिया है और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जिसको तलब करना पड़ा वो तलब करेंगे, हसास अदारे को भी तलब करना पड़ा तो वो करेंगे, लेकिन ये केस सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि अहमद फरहाद किसके पास है और कहाँ है। क्योंकि आज हसास अदारे की तरफ जानिब से कहा गया कि उनके पास नहीं है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि वो तहरीरी तौर पर ये लिख कर दे दें कि उनके पास नहीं है। तो ये अभी तक तो तहरीर नहीं आई, तहरीरी बयान, लेकिन वजारत दिफा के सेक्रेटरी को कल तलब किया गया है, उनसे कल पूछा जाएगा कि अहमद फरहाद कहाँ है। अब अदालत जो है वो कहती है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और मगवी को तरफ जाते हैं हमारे साथ, और ये भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं। ठीक, जी ठीक है, यानी आपने बड़ी के साथ इस इशू को जो है वो एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद इशू हैं। हम सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए क्या बड़ा ख़तरा है, IPP एक अजाब, एक फेस्टिंग बूम बना हुआ है, ये क्या सिलसिला है। हमारे साथ बहुत अहम लोग होंगे। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मशीदान जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया सोलर पे जा रही है। 81,000 बताया जाता है मेगावाट सिर्फ इंडिया सोलर से यानी हासिल कर रहा है बिजली। हमारे यहाँ अब वो कहते हैं जी नेट मीटरिंग में जो है ये बड़ा ख़तरा है पावर सेक्टर के लिए। अब पावर सेक्टर कहूँ या माफिया कहूँ, ये मुझे आप दुरुस्त कर दीजिएगा। और क्योंकि अब जो मुआहदे कर रखे हैं उनकी रकूम 48,000 मेगावाट के आपने मुआहदे किए हैं, 25,000 की हमारे पास जो है वो कैपेसिटी है। तो इसका मतलब है कि या वतन अजीज़ चलेगा या फिर ये IPPs चलेंगे। डॉक्टर साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें जी, IPPs जो बिजली बना के नेटवर्क को दे रही है, हमारे ग्रिड्स को दे रही है, वो इतनी महंगी बिजली है कि अव्वल तो वो सारी इस्तेमाल ही नहीं होती, और दूम ये कि अगर आप बिजली जो है वो ग्रिड से लें तो वो इतनी महंगी होगी क्योंकि उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिए गए हैं। पहले ही वो महंगी, ऊपर से टैक्स लगा दिए गए हैं, तो उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंज्यूमर को कि वो छत पे सोलर पैनल लगा के अपनी बिजली बना ले। अंदाज़ा करें आप वापडा के एम्प्लॉयज़ यूनियन का ये दावा है, शायद गलत हो शायद सही हो, मगर उनका दावा ये है कि हम फ़ी यूनिट 7 रुपए की बिजली बनाते हैं और सोलर जो है वो 25 रुपए की बनती है, और जो गैस वगैरह से बिजली, LNG से बिजली बनती है वो 45 रुपए की बिजली बनती है। और अक्सर जो आपके IPPs वगैरह हैं वो आप खुद ही अंदाज़ा करें 35 से 45 रुपए की बिजली बनाते हैं, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगता है, तो वो 40, 50, 60 रुपए फ़ी यूनिट, उससे भी ज़्यादा कभी कभार पड़ जाती है बिजली हमें। तो ये असल डिलेमा है, कनंड्रम है, अलमिया है कि आपने जो मुआहदे किए हैं IPPs के साथ, उसके तहत जो बिजली आप हमें चार्ज कर रहे हैं वो इतनी महंगी है कि इससे बेहतर है कि बंदा अपनी बिजली बना रहे हैं। ये रियलिटी है। डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी बिजली बनाते हैं अगर सोलर से, तो वो हमसे वो बहुत सस्ती ले रहे हैं। कायद-ए-आज़म जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसकी बिजली वो 50 रुपए की यूनिट गवर्नमेंट उनसे ख़रीद रही है, जो आम हमारा यानी कंज्यूमर है और वो उससे 19 रुपए पे भी लेने को तैयार नहीं है वो। तो ये भी क्या करिश्मा है? जी बिल्कुल, बस ये यही है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसे कंज्यूमर से वो टैक्स की शक्ल के अंदर निकालें, खींचें। यही वजह है कि उन्होंने बाकी तमाम अशिया पे भी टैक्स लगाएं और बिजली पे भी उन्होंने टैक्स लगाएं। IMF के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट है वो ये है कि वो टैक्स रेवेन्यूज़ में 2 ट्रिलियन रुपीज़ मज़ीद इजाफी रेज़ करेंगे। ये IMF के साथ उनकी बातचीत, नेगोशिएशन हो रही है, और इसी पर कंटिंजेंट है, मुनहसर है कि उनको अगला जो लोन वो नेगोशिएट कर रहे हैं जो कि $3 बिलियन का लोन है, इसी चीज़ पर मुनहसर है कि IMF कह रहा है कि आप 2 ट्रिलियन रुपीज़ इजाफी टैक्सेस में निकालेंगे तो हम ये करेंगे। अब हुकूमत ने ये सोचा कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगाना तो बड़ा मुश्किल है
क्योंकि सरमायादार जो है वो बड़ा ताकतवर है, वो कहता है मैंने तो टैक्स दूंगा ही नहीं, फंसा देता है इस सारे मामले को। और वैसे भी हुकूमत में खुद ही सारे सरमायादार बैठे हैं तो अपने आप पे तो टैक्स नहीं लगाना चाहते, तो उन्होंने ये सोचा कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं। ये वसूल करना तो ज़्यादा आसान है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं सर वो हमेशा गरीब आदमी पे उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो हुकूमत रिलाई कर रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टर साहब एक और मैं पहलू की तरफ आपसे रहनुमाई चाहूँगा। एक तो अभी स्टडी आई है कि जो हमारी इनफॉर्मल इकानमी है वो फॉर्मल इकानमी से बढ़ गई है, उससे बड़ी हो गई है। 54% वो ये कह रहे हैं। तो ये इसका ये इकॉनमी ज़ाहिर है इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता होगा नीचे कोई गरीब आदमी को भी, लेकिन इसका इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो अमूमी तौर पर मैशत पर इसका असर क्या होता है? देखिए जी, इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्टर शामिल होते हैं। इनफॉर्मल इकॉनमी में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें 10 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं। मिसाल तौर पे अगर मेरा खोखा है, वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं, वो बोतलें पहुँचा रहे हैं लोगों तक, तो वो इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर आ जाता है। अगर मैंने रेडी लगाई हुई है वो इनफॉर्मल इकॉनमी में आ जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह यह कि बेरोज़गारी जो एक्चुअल रियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतनी बढ़ गई है कि लोग मजबूर हो गए कि इस तरह के ऑड जॉब्स और छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि वो पैसे कमा सकें। क्योंकि रियलिटी ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही पाकिस्तान की। आपने वो देखा है एडवर्टीजमेंट जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल ओनर्स एसोसिएशन ने लगाया है। उन्होंने कहा जी बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमें अपनी टेक्सटाइल मिलें बंद करनी पड़ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कह रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की महंगी बिजली की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही, जिसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट है, जो एम्प्लॉयर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो लोगों को की छांटियाँ कर रहा है, वो रोज़गार दे नहीं रहा, वो लोगों को फायर कर रहा है कि भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी बड़ी लेबर फोर्स रखने। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, एक तो पूरा बजट जो है इस दफ़ा सुना है, आप सुना है डांट डपट भी करते हैं IMF वाले, हमारी सरजनिश भी करते हैं, और बजट तो खैर बनाते ही वो हैं। इज़ दैट ट्रू? मीठी मीठी करते हैं जी, मीठी मीठी डांट टपट होती है उनकी। डांट टपट उनके पास असल में सबसे बड़ा डंडा है ही ये कि अगर वो हमें कर्जा नहीं देंगे तो हमारी इलीट जो है वो घबरा जाती है कि फिर देखें जी पता नहीं क्या होगा यहाँ पे और क्या नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकेगा। ज़ाहिरी बात है अगर वो कर्जा नहीं देंगे हमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स तो होंगी, मगर वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली टारगेट सेट करते हैं। वो स्पेसिफिकली पॉलिसी नहीं बनाते मगर एग्रीगेट टारगेट सेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने एग्रीगेट टारगेट सेट कर दिया कि जी अगर आपकी ये खर्चे हैं तो आपकी ये टैक्स रेवेन्यू होनी चाहिए, तो आपका 2 ट्रिलियन से टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी है, आपको इतने से जो है अपने खर्चे कम करने। अब कैसे आप खर्चे कम करते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की अपनी मर्जी, तो इस तरह करके वो चलते हैं। मगर साथ साथ वो ये ज़रूर कहते हैं कि IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना आपने, वो तो वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे जो है ना उस पर अलाइंड होते हैं। तो इस तरह वो डांट टपट ज़रूर करते हैं कि नहीं जी बात नहीं बन रही। अभी आप देखें निजकारी का भी जहाँ तक मामला है तो IMF इतनी निजकारी नहीं रेकमेंड कर रहा जितनी हमारी हुकूमत है पाकिस्तान निजकारी करने के लिए तैयार है इस वक्त। IMF कहता है हाँ कुछ करें आप निजकारी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस की, मगर हमारी हुकूमत ने तो ये कह दिया कि हम तमाम एंटरप्राइजेस निजकारी की बात कर रहे हैं। जब निजकारी की ये शुरू हुई जो 80s में जब आया तो इसमें हमें बताया गया था कि ये हम बेच के तो हम एक तो नुकसान कम करेंगे और दूसरा अपने कर्जे उतारेंगे। अब नुकसान भी कम नहीं हुआ और घर यानी बर्तन भी बिक गए और कर्जा जो है वो $130 बिलियन पे पहुंच गया। तो क्यों हम कुछ सही तरीके से नहीं कर सके या ये आइडिया ही फ्लॉट था? देखें जी अगर आपके अखराजात हर साल आपकी आमदनी से ज़्यादा होंगे तो घर के बर्तन तो बेचने ही पड़ेंगे, कोई तरीका और है नहीं। तो असल मामला तो ये है कि आपकी इंपोर्ट्स भी इतनी ज़्यादा हैं, उनको आप काटें। $12 बिलियन से आपको इंपोर्ट्स काटने की ज़रूरत है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपकी जो अखराजात हैं हुकूमत के पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी काटने की ज़रूरत है। वो किन चीज़ों पे ज़्यादा हैं? एक तो वो IPPs पे ज़्यादा है जिनको 1.3 ट्रिलियन की सब्सिडी देनी पड़ती है। अब उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े सरमायादार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा तो इस वक्त सारा लगता है कि जिस तरह कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा कौमी फरीज़ा है कि जी हमने पैसे इकट्ठे करने हैं, इसके लिए ये जो बिजली के जो पैसे हैं या जिसे आप वो सर्कुलर डेट कहते हैं, इस तरह हमें बताया जाता है जैसे कोई जिस तरह खुदा न खास्ता खाकम बदन कोई मजहबी फरीज़ा है
कि पैसे, पूरी कौम पैसे इकट्ठे कर रही है और उनकी खिदमत में पेश करने हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक और बयान भी आया था कि एक यानी नहीं बना मेगावाट और पता नहीं कितने बिलियन वो ले गए। तो ये क्या फ्रॉड और धोखा है? ये मजहबी फरीज़ा IMF वालों ने हमारे लिए तय किया है कि आपने इतनी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आइंदा आपको जो 3 बिलियन वाला कर्जा है मजीद वो नहीं देंगे। यानी पाकिस्तान इस कदर मकरूज है, इस कदर जकड़ा हुआ है कर्ज़ों के अंदर कि अगर हम अगला कर्जा नहीं लेंगे तो इकोनॉमी नहीं चला सकेंगे। और अगला कर्जा लेने के लिए हमने ये फरीज़ा जो है अपना लिया है कि हमने ये टैक्स रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए इकट्ठी करनी है। तो जो कुछ हो रहा है वो इस गर्ज से नहीं हो रहा कि इसमें से पब्लिक का भला हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, नहीं, बल्कि वो सिर्फ इस नैरो माइंडेड और इमीडिएट गोल के मद्देनज़र हो रहा है कि हमने IMF को कन्विंस करना है कि अगला $3 बिलियन का पैकेज हमें ज़रूर दिया जाए। अंदाज़ा करें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF ने तो इन्हें ग्रिल भी किया है कि जनाब वैसे तो एक IMF का एक जैली इदारा है, मुझे डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने बताया था कि उनकी भी खैर से IPPs में यानी इन्वेस्टमेंट है और वो साथ शर्त आयद कर देते हैं पैसे देने से पहले कि जनाब ये इनको पहले पैसे दें। मगर डॉक्टर साहब ये डॉलर है इसकी ये यानी एक तो चलें हमें SIFC को अप्रिशिएट करना चाहिए कि 270-80 पे रखा हुआ है, तो ये अब IMF भी इशारा दे रहा है कि ये जून तक फिर डॉलर जो है या रुपया स्लाइड करेगा। इसका कोई है यानी अंदेशा? सर बात बड़ी सादा सी है कि जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी अहद के अंदर आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी और आपके पास फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तो आपकी कंट्री की करेंसी डिप्रिसिएट करेगी। ये इकोनॉमिक्स का लॉ है। आप जितना मर्जी डंडा फेर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पे स्मगलिंग हो रही हो और जहाँ पे स्पेकुलेशन के नतीजे में डॉलर चढ़ जाए तो वहाँ पे डंडे से आप स्पेकुलेशन को कम कर सकते हैं, स्मगलिंग को कम कर सकते हैं, दैट्स ट्रू, मगर वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है। मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं आपका टेक लूँ। लोग जो है, इंडिया जो है अब वो तिजारत जो रशिया से कर रहा है वो अपनी रूबल में कर रहे हैं और अपना इंडियन रुपी में कर रहे हैं। ब्रिक्स वाले आ गए हैं और रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर अब तकरीबन 58% से नीचे आ गया है जो सेंट्रल बैंक्स में से। कांट वी अडॉप्ट दैट, ये रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते हम? फॉर्मली तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और उसकी हामी भरी है हमने। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इतनी डिपेंडेंट है वेस्ट पे और ख़ास तौर पे IMF पे कि आप बेसिकली उस डेट ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल सकते कि आप कुछ और कोई भी और स्ट्रेटजी एक्सप्लोर करें। तो इन थियरी तो हमने ये रिजेक्ट नहीं किया ब्रिक्स वाला ऑप्शन, बट इन प्रैक्टिस मसला ये है कि ब्रिक्स वाले जो आपको डॉलर नहीं देते, वो कहते हैं हमारे साथ रूबल में पैसे कर लो, हमारे अपनी करेंसीज में कर लो, हमारे साथ क्रेडिट्स में कर लो, ये सब चीज़ें ब्रिक्स में चलेंगी। मगर हमें जो है ना वो डॉलर्स की खसूसी तौर पे ज़रूरत है क्योंकि जो चीज़ें हमने मंगवानी है वो डॉलर में ही ख़रीदी जाती हैं और डॉलर की जो टूटी है वो IMF ने खोलनी है, तो लिहाजा हम मजबूर हैं कि IMF के पास जाएं। तो इसके लिए एक मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत होगी कि हम जो अपनी डॉलर डिपेंडेंसी है उसको किस तरह से कम करेंगे, मगर बहरहाल यही वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइएगा, UNDP की स्टडी थी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की कि ये हमें जो इशराफी है कुछ $17 बिलियन में पड़ती है और हम जो है वो टके के लिए जलील हो रहे होते हैं। कोई ऐसा पॉलिटिकल सेटअप नहीं आ सकता कि इतना बड़ा ये ब्लैक होल भी हम जो है इसे रोक लें? आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसके साथ साथ हफीज़ पाशा साहब की रिपोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, उनकी किताब भी। इसके साथ साथ आप ये देखें नया जो इंकशाफ हुआ है कि $12.5 बिलियन जो है वो 23,000 लोगों ने वहाँ दुबई में रियल एस्टेट ख़रीदा हुआ है और बाकी शहरों का हमें क्या पता शायद इससे भी ज़्यादा हो कुल मिला के। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी जो अपर क्लास है उसके पास पैसे हैं मगर वो टैक्सेस में अदा नहीं करती और हुकूमत जो है कि वही अपर क्लास की एलीट कैप्चर की बनी हुई है, तो वो अपर क्लास से टैक्सेस निकालने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीबों पे लागू कर देती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें आपने एनलाइटन, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वो जिस तरह कहते हैं ना कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना जो हमको दुख थे बहुत ला दवा न थे। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का हल नहीं है, मगर हल करने वाले ख़ुद जो हैं वो नाकाबिल हल हो चुके हैं। लिहाजा चलें दुआ करते हैं और इसी दुआ पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।